All right, so we are starting with a new act. We are starting with everybody. What is the name of this act? Companies Act. Year बोलो ना जरा. Companies Act 2013. सुना है कभी कुछ कंपनी वंपनी सुना है? उसी में सुना होगा तुमने कुछ. क्या होती है कंपनी? नहीं मालूम. पढ़ा था सर, नहीं मालूम, भूल गया. बोलो यार. तुम क्यों पेज खोल रहा है? तुमको बोला मैंने ऐसा कुछ पेज वेज खोलने के लिए? नहीं ना, बैठो शांति से. बोलो बेटा. देखो, कोई भी एक्ट चालू करने से पहले एक माहौल बनाना पड़ता है, एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है. ठीक है. पार्टनरशिप एक्ट जब हमने स्टार्ट किया था तो पार्टनरशिप एक्ट बेसिकली क्या बताया? पार्टनर, देखो पर्पस समझो कोई भी एक्ट का और एकदम अटेंशन के साथ कि कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट क्या बताया कि भाई पार्टनरशिप क्रिएट कैसे होगा, मेंटेन कैसे होगा, खत्म कैसे होगा. झगड़ा झगड़ी है तो क्या फॉलो करने का. ऑलराइट, क्या क्या पार्टनर कर सकता है, क्या क्या पार्टनर नहीं कर सकता. बेसिकली इट वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप. बराबर है. यूनिट 1 में देखा क्रिएशन, यूनिट 2 में देखा उनका रनिंग जो म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज था, यूनिट 3 में देखा डिसोल्यूशन. बनेगा तो कैसे बनेगा, चलेगा तो कैसे चलेगा, खत्म होगा तो कैसे खत्म होगा. एक बॉडी मतलब दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए. जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पर आऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बोलेगा कि भाई जो वादे किए हैं, प्रोमिसेस आर मेड, प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन. बराबर है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है मारेगा, अगर तुम प्रॉमिस ब्रेक करेगा तो तुमको छोड़ेगा नहीं. क्लियर है. सो दे आर सेइंग कि इफ यू हैव मेड अ प्रॉमिस, आपको निभाना पड़ेगा. दैट्स द होल पर्पस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है. सेम विद सेल ऑफ गुड्स. बेचने के टाइम पे कोई प्रॉमिस किया है तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल रहेगा, वो सेल ऑफ गुड्स के अंदर रहेगा. नाउ कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा एक्ट बना है बेटा. नाउ अंडरस्टैंड समथिंग, दिस इज अ वेरी डिफरेंट एंड हटके वाला एक्ट. आपके सिलेबस में एट द इंटर फाउंडेशन लेवल यू हैव सेक्शन 1 से 10 ओनली. बस एक ही चैप्टर है, यूनिट वगैरह का कोई सीन नहीं है. यू हैव सिलेबस में सेक्शन 1 एंड 10 एंड एक 43 करके एक सेक्शन है, वो आता है. ठीक है. अब बेसिकली इसका क्या मतलब है? बेसिक इंट्रोडक्शन है. वेटेज ऑफ कंपनीज एक्ट इज 18 to 22 मार्क्स. आप समझ रहे हो? अच्छा खासा वेटेज है कि जब तुम्हारा ये न्यू सिलेबस वगैरह आया ना, तब लोग ने कंपनीज एक्ट को बहुत दे दिया. और ये सेम चीज इंटर में है आपके, कंपनी लॉ. बराबर है. अब व्हेन आई टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट का मेन पर्पस इज टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी. क्या बोला मैंने? क्रिएट ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी क्यों? एंड मेन पर्पस था ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. मुझे बताओ स्टेक होल्डर्स आपको पता है कौन है? बोलो कौन होते हैं? टेल मी. 12th स्टैंडर्ड का ही पूछ रहा हूं. स्टेक होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर ही, और कोई नहीं होता स्टेक होल्डर. तो एनीवन हु होल्ड्स एन इंटरेस्ट, मतलब क्या हो गया बेटा? कैन आई से, अगर हिंदी में बोले तो स्वार्थ. कुछ ना कुछ मेरा अंदर कनेक्शन या स्वार्थ है तो मैं उसको बोलूंगा इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट है तो कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट ऐसा कुछ अक्षर दिखे तुमको, मत समझो क्या है, क्या लिखा है आपने, वो कोशिश मत करो. बस ये डिजाइन दिखी ना आपको तो समझ जाना मैंने कंपनीज लिखा हुआ है. इट इज COS. ऑलराइट. नाउ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, अब ये नहीं पूछना सर ये क्या लिखा हुआ है 2013. ठीक है. नाउ कंपनीज एक्ट 2013, as I said, the objective is to create transparency and क्या बोला? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. मतलब अगर आप ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. सही है एवरीबडी?
यहां तक आप समझ रहे हो? ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। व्हेन यू क्रिएट, हाउ डू यू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन between the company and the stakeholders. And who is a stakeholder? Stakeholder is someone who has some स्वार्थ in the company, I can say. अब कंपनी क्या है मैं वो नहीं समझा रहा हूं, बस एक कुछ है सर, बस इतना दिमाग में रखो, कुछ तो है, उसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट है। आर यू क्लियर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब स्टेक होल्डर्स अलग अलग होते हैं बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, आपका रॉ मटेरियल सप्लायर इज अ स्टेक होल्डर? हाँ या ना, बस यस और नो बोलो मुझे। रॉ मटेरियल सप्लायर इज अ स्टेक होल्डर, यस और नो बोलो। क्यों नो? बताओ बच्चा, क्यों नो? हाँ, अरे है भाई स्टेक होल्डर, ट्वेल्थ के कॉन्सेप्ट्स। क्यों है वो स्टेक होल्डर? क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रेडिटर रहेगा ना, उसको पैसा आना है। he has to your any supplier has to receive money from you, right? so he has some interest in you or no? yes, तो स्टेक होल्डर हो गया, स्वार्थ है ना, बस इतना डेफिनेशन वो याद रखो। ऑल राइट, अगर मैं बात करूं डेटर की, क्या उसका स्वार्थ है? यस। क्यों? क्योंकि वो गुड्स या सर्विस आपसे एक्सपेक्ट करता है, बराबर है कि नहीं? ऑल राइट, क्या मैं बात करूं गवर्नमेंट की? यस। अब तुम बोलोगे टैक्स। अब अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करो। कैन आई, अब इसमें शेयर होल्डर भी इंक्लूड हो जाता है, क्रेडिटर है, बैंक्स है, ऑलराइट, रेगुलेटरी बॉडीज है, सेबी है, हर एक का कुछ ना कुछ अगर इंटरेस्ट निकलता है तो वो स्टेक होल्डर हो जाता है, बराबर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इफ द कंपनी, इफ एनी पर्सन इज कनेक्टेड टू द कंपनी इन एनी वे, ही इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेक होल्डर्स। अब खतरा इधर क्या है? माल दिया पैसा नहीं आया तो, बराबर है? खतरा है या नहीं है? है। ऑल राइट, डेटर को हमने गुड्स एंड सर्विस दी, नहीं दी, पैसा नहीं आया तो वो भी खतरा है। बैंक ने लोन दिया, प्रीपेमेंट नहीं हुआ, खतरा है। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया तो गवर्नमेंट को भी खतरा ना, शायद ये भाग जाएगा, टैक्स नहीं देगा, ऐसा कुछ करेगा, बराबर है? तो टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड स्टेक होल्डर्स, फ्रॉड प्रिवेंट करना इज बेसिकली द इंटायर पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है तुम्हारे करियर वाइज ऑल्सो। अब ये ना बेटा थोड़ा हटके एक्ट है। हटके मतलब क्या है बेटा? 2000, इट्स अ न्यूअर लेजिस्लेशन, बराबर है? इट्स अ न्यूअर लेजिस्लेशन, नया पार्ट है, नया एक्ट है, तो ऐसा खतरनाक लैंग्वेज नहीं रहेगा जो पार्टनरशिप में अपन ने देखा था। बिकॉज वो 1932 का प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है। 1932 भी नहीं, मतलब वो लिखा गया था तो 1872 में, तो 1932 में उसको अलग कर दिया। Otherwise, I told you, SOGA and partnership used to be entire contract only. These three are contracts: general contracts, partnership contracts, goods contract. जो एक का ही हिस्सा होता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वहां से फाड़ फाड़ के लोग ने अलग कर दिया, तो एक एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? तो 2013 में ना इंटरप्रिटेशन का ज्यादा चीज नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है? अब इससे पहले जो आप पढ़ते थे, द लास्ट लॉ प्रायर टू 2013 वाज कंपनीज एक्ट 1956। मैंने दोनों पढ़े बेटा, लाइफ पढ़ाई चालू किया तो 1956 से खत्म होने तक 2013 आ गया। अमेंड हो जाता है ना बेटा, चीजें बदलती रहती है। मैं तुम्हारी एज का था तब 1956 चलता था, उसके बाद क्या आ गया? 2013। सर क्यों अमेंड किया, क्यों चेंज किया? सर 1956 पुराना एक्ट है, बराबर है? अब 2013 नया एक्ट, नया लाने, तो सर 1872 को क्यों नहीं चेंज किया? बेटा रिक्वायर्ड नहीं है। अब क्या होता था बेटा, पहले जमाने में हम कम्युनिकेशन कैसा करते थे? लेटर, पोस्टल ही रहता था सर्विस। व्हाट्सएप आया बाद में, ईमेल आया बाद में, टेलीफोन्स आए बाद में। तो अभी नोटिस भेजनी है, कैन आई सेंड इट वाया ईमेल? यस सर, ईमेल कम्युनिकेशन होता है, बट ईमेल कम्युनिकेशन तुमको लगता है 1956 में लिखा होगा? नहीं। तो सर अमेंड कर दो इसको ही। कितना अमेंड करेंगे?
कितना करोगे? हमेशा याद रखना, मुझे ये एक्ट के अंदर एक कॉमा भी बदलना है ना, देयर इज एन एंटायर प्रोसेस दैट आई नीड टू फॉलो। कॉमा भी अगर मेरे को फुल स्टॉप भी डालना है ना, फुल स्टॉप, तो भी एक पूरा प्रोसेस है, पार्लियामेंट में जाने का, लोकसभा में बोलने का, राज्यसभा में जाएगा, प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, उसके बाद जाके वो कॉमा ऐड होगा। समझ में आ रहा है? तो हर छोटी चीज के लिए थोड़ी ना चेंज करते रहेंगे, और इतना लंबा प्रोसेस। पॉलिटिशियंस एक तो मिलते नहीं है, मिलते हैं तो फिर मालूम है ना क्या होता है, पहले जूता चप्पल मारेंगे एक दूसरे को, टेबल वेबल तोड़ेंगे, फिर बोलेंगे हाँ चलो अभी बताओ देश का क्या करना। तो कंपनीज एक्ट ने क्या किया, बोला ये हटा दो लॉ, गवर्नमेंट ने बोला 2013 ले। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट कंपनीज एक्ट इज बिल्ट ऑन अ रेगुलेटरी या स्केलेटल अप्रोच। क्या बोला मैंने? इट इज बिल्ट ऑन अ रेगुलेटरी या, मतलब मोटा मोटा स्केलेटन कंपनीज एक्ट में है, इसके साथ एक और चीज पड़ी जाती है, रूल्स। क्या बोला मैंने? रूल्स। नाउ रूल्स को चेंज करने के लिए प्रोसेस फॉलो करने का जरूरत नहीं है। रूल्स को चेंज करने के लिए प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉलो करने का जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ अपने ऑफिशियल गैजेट, सुना है ऑफिशियल गैजेट? ऑलराइट, ऑफिशियल गैजेट आपने नहीं सुना होगा, सुना होगा तो देखा नहीं होगा। ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया एक पेपर जैसा है बेटा, उसमें आपने छाप दिया ना ऐसा नोटिस, कुछ भी अपन रैंडम ले लेंगे, ठीक है? हाँ ये देखो, ये ऐसा रहता है ऑफिशियल गैजेट, ठीक है? बस इसमें छाप दो, वो अपने आप लागू हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो रूल्स क्या हुआ, रूल्स लोग ने अलग से बनाया कि जैसे जैसे दुनिया चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे मैटर्स चेंज होते रहेंगे, तो क्या बदलेंगे हम लोग? रूल्स बदलेंगे या एक्ट बदलेंगे? रूल्स बदल देंगे, इजी हो जाएगा। मुझे कल बदलना है, कल बदल दूंगा, बस एक ये छाप देना है। गवर्नमेंट पब्लिश करता है ये डेट को, ये दिन के, ये रूल अब नोटिफाई हो गया, ये रूल अभी चेंज हो गया, ये रूल डिलीट हो गया, ये रूल मॉडिफाई हो गया। पूरा लोकसभा को बुलाने का, बिठाने का, झगड़ा झगड़ी करने का जरूरत नहीं है, तो एफिशिएंट बन जाता है। एंड उस लोग ने क्या बोला भाई, कि जो इंटरप्रिटेशन के इश्यूज आते हैं ना, देखो लॉ ऐसा है कि आपको शायद कुछ और समझ आ सकता है, मुझे कुछ और समझ में आ सकता है, अरे हाँ या ना? आपने देखा ना मीनिंग्स कैसे अलग अलग होते हैं। ऑलराइट, अब हो सकता है जो आपको समझ में आ रहा है वो बेटर है आपके लिए, और जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं गवर्नमेंट हूं तो मेरे लिए बेटर है। तो इसमें क्या होगा, झगड़ा झगड़ी होगी। आप बोलोगे नहीं इसमें मेरा फायदा है, मैं बोलूंगा नहीं इसमें मेरा फायदा है, फिर झगड़ते ही रहेंगे सालों साल। तो लोग ने क्या किया, लैंग्वेज सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई रूल्स, उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ, में आपका दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ कई कई जगह ऑफ कोर्स हमको इंटरप्रिटेशन होता है। अब ये देखो, अच्छा ये तो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट है ये, बेयर एक्ट भी पब्लिश होता है, साइन करने के बाद ऑफिशियल गैजेट में आ जाता है कि भाई अब ये लागू होना चालू हो गया है, ठीक है? देखो द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, चलो काम आएगा अपने को ये। ऑल राइट, अब बड़े आगे अपन, तो पर्पस समझ गया कि भाई हमको क्रिएट करना है ट्रांसपेरेंसी। अब फॉर एग्जाम्पल मेंसा कॉमर्स ट्यूशंस भी एक कंपनी है, ठीक है, मैं बता रहा हूं तुमको। क्या तुम उसके स्टेक होल्डर हो? क्या तुम उसके स्टेक होल्डर हो? कैसे? तुम पैसे देते हो, तुम सर्विस लेते हो, बराबर है, तो तुम्हारा ये सब चीजें बराबर होती है। अब मैं तुमको ना दो एग्जाम्पल दूंगा, ऑलराइट, कि ये एक्ट चलता कैसे या फंक्शन कैसे करता है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है,
बट एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, सो दैट यू अंडरस्टैंड द पर्पस। डायरेक्ट ऐसा जंप नहीं करेंगे कि कंपनीज एक्ट क्यों बना है और कैसे बना है, ठीक है। एक सेक्शन आता है बेटा, समझो। सेक्शन नहीं, पहले एक बात समझ लो। अपन एक कंपनी बना लेते हैं। मेरी फेवरेट कंपनी आजकल एएमएस लिमिटेड है। ऑलराइट, एएमएस क्या है? अंडी मंडी शंडी, ठीक है। एएमएस लिमिटेड है, एक कंपनी है, ठीक है। एएमएस लिमिटेड जाती है किसके पास? जाती है एचडीएफसी बैंक के पास, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के पास जाती है और बोलती है भाई लोन दे दो, कितने का? 50 लाख का, ठीक है। एचडीएफसी बैंक क्या बोलेगा? सिक्योरिटी दो भाई। तो उसने सिक्योरिटी दे दी, बोला ठीक है तेरे को सिक्योरिटी चाहिए, कोई बात नहीं। तो एएमएस लिमिटेड जाके सिक्योरिटी देती है, कितने की देगी तुम्हारे हिसाब से? 10 लाख के ऊपर 50 लाख चाहिए तुमको? वाह वाह वाह। जितना मांगोगे उससे ज्यादा ही सिक्योरिटी लेगी गवर्नमेंट। तो हमारे पास कोई लैंड था, लैंड हमने एज अ सिक्योरिटी रख दिया कि भाई इनकेस हम नहीं भर पाए तो जमीन बेच के पैसा रिकवर कर लेना। समझ में आ रहा है? तो हमने दे दिया लैंड एज सिक्योरिटी, तो अभी हमको पैसा मिल जाएगा। यस, मिल जाएगा, बराबर है। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब एएमएस जा रहा है, क्योंकि लोग अंडी मंडी शंडी हैं, ये लोग जा रहे हैं एसबीआई बैंक के पास। अब एसबीआई बैंक के पास जा रहे, फिर से बोल रहे क्या चाहिए? 50 लाख। बैंक क्या बोलेगा? बैंक क्या बोलेगा? सिक्योरिटी। एसबीआई बोलेगा वेयर इज द सिक्योरिटी? ऑल राइट। एएमएस बोलेगा, क्या बोलेगा? अरे लैंड है ना हमारे पास, क्यों फिक्र करते हो? अब मुझे बताओ क्या हो रहा है इधर? अंडी मंडी शंडी क्या लगा रहा है? शेंडी? हाँ या ना? गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या एसबीआई को भगवान आके बोलेंगे कि नहीं भाई ये लैंड पे ऑलरेडी किसी का हक चढ़ा हुआ है? नहीं। उसको कैसे पता चलेगा? अगर आपने मॉर्गेज रखा है तो क्या जमीन पे कुछ बोर्ड नोटिस वोटिस लगाओगे? लैंड तो वैसा का वैसा ही है। हाउ विल एसबीआई गेट टू नो? और अगर एसबीआई लोन दे देता है, एएमएस डिफॉल्ट कर लेता है, तो झगड़ा किसके बीच में होगा? एचडीएफसी एंड एसबीआई के बीच में। ऑलराइट, वैसे भी लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, भागते हैं कि नहीं? विजय माल्या, यही हुआ ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या हुआ ना बेटा, तो यहां पे ना कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, एक सेक्शन लेके आया, सेक्शन 77। सेक्शन 77 बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलता है? अब ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस क्या है? ये एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। मतलब आपके ऊपर एक ड्यूटी आ गई, एक ऑब्लिगेशन आ गया टू रिपोर्ट और टू क्रिएट व्हाट? मैंने बोला ट्रांसपेरेंसी, टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी। मतलब ये सेक्शन ये बोलता है कि इफ अ कंपनी हैज अ चार्ज ऑन दिस एसेट, समझ में आ रहा है? इफ एन एक्सटर्नल पार्टी हैज अ चार्ज मतलब एक हक है एसेट के ऊपर, तो कंपनी को ये चार्ज को क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करना पड़ेगा मतलब एक ऑफिस है जिसको हम आरओसी बोलते हैं, तुमने सुना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब वो उसी वाला सब हटा दो दिमाग से, क्या होता है कौन होता है सब बताऊंगा, बट सुना है आरओसी। मेरे पास, मेरे को आरओसी के पास जाना पड़ेगा और आरओसी को बोलना पड़ेगा कि भाई आरओसी आरओसी मेरे पास ये लैंड के ऊपर मैंने चार्ज क्रिएट किया हुआ है, प्लीज रजिस्टर माय चार्ज। आरओसी बोलेगा ओके डन, रजिस्टर्ड। The moment it is registered, it becomes a public document. What does it become? Public document. मतलब तुम जाके भी चेक कर सकते हो कि ये कंपनी का एसेट के ऊपर किस किस का हक या किस किस का चार्ज है। समझ में आ रहा है? It becomes public information accessible to anyone. समझ में आ रहा है बेटा? तो कल उठ के अगर आपको कंपनी में पैसा देना है और आपको चेक करना है कि कंपनी शेंडी लगा रही है या नहीं, आप एमसीए की वेबसाइट पे जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चेक कर सकते हो। तो कल एसबीआई क्या करेगा? बोला अच्छा आपको पैसा चाहिए, कोई बात नहीं, जाएगा mca.com पे, mca.gov.in करके है, mca 21, ठीक है।
वहां चेक करेगा, एएमएस का नाम डालेगा, वहां पे पूरा उसका रिपोर्ट आ जाएगा। अब एसबीआई क्या बोलेगा, तू शेंडी लगा रहा है, बक तेरा लोन रिजेक्ट। और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी, कॉन्ट्रवेंशन, जेल भी जा सकता है। कंपनी नहीं, कंपनी चलाने वाले जेल जाएंगे। तो लोग ने क्या क्रिएट कर लिया, अब समझ में आ रहा है, एक फ्लेवर आ रहा है कि ऑब्लिगेशन हो गया इधर, बिकॉज आरओसी इज अ पब्लिक ऑफिस, ओपन फॉर ऑल। तो वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन सेट करते हो वो बिकम्स क्या बन जाता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो कौन सी कंपनी ने कहां पैसा डाला है, कहां कहां चार्ज क्रिएट किया है, कहां कहां पैसा लगाया है, ये सब चीजें आपको बताएगा क्या, कंपनीज एक्ट। तो अभी क्या क्रिएट किया, एक रूल क्रिएट कर दिया। तो कंपनीज एक्ट में हमको क्या पढ़ना है बेटा, रूल्स। इज दैट क्लियर एवरीबडी, यस और नो? ऑल राइट। अब एसबीआई अब इस पे क्या बोलेगा, ये हो गया आपका, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया और एक चीज क्रिएट हो गई, ये आपको समझ में आ गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट स्टार्ट करेंगे। चलो बेयर एक्ट दिखाया है तो बेयर एक्ट थोड़ा तुमको समझा भी देता हूं, वैसे इतना जरूरी नहीं है बट थोड़ा देखेंगे ना, मजा आएगा। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो हमारा हमेशा फर्स्ट एक्ट क्या रहता है, फर्स्ट सेक्शन क्या रहता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, बराबर। तो शॉर्ट टाइटल क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 1, इट मे बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013। सेकेंड कमेंसमेंट, एक्सटेंट, एक्सटेंट क्या है, ठीक है, एक्ट का नाम कंपनीज एक्ट है, एक्सटेंट का नाम होल ऑफ इंडिया है। अब आ जाते हैं इनैक्टमेंट एंड कमेंसमेंट के ऊपर, ठीक है, इनैक्टमेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। अब यहां पर एक डेट लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, 29 अगस्त 2013। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ डेट्स, ध्यान से सुनना बेटा, वन इज डेट ऑफ इनैक्टमेंट, वन इज डेट ऑफ कमेंसमेंट। शायद समझाया मैंने आपको, हाँ बोला था मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही, जनरली मैं बोलता हूं इनैक्टमेंट एंड कमेंसमेंट। इनैक्टमेंट का मतलब होता है, इनैक्टमेंट का मतलब होता है कब से ये लॉ पास, ना मतलब कब ये लॉ पास हुआ, समझ में आ रहा है, कब ये लॉ पास हुआ। पास इज इनैक्टमेंट, मतलब द डे द प्रेसिडेंट साइंस दिस एक्ट इज द डे ऑफ इनैक्टमेंट, दैट इज व्हाट, 29 अगस्त 2013। लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, साइन करने से 29 अगस्त इज हिज साइनिंग डेट। मैंने आज रूल बनाया तो आज इज माय इनैक्टमेंट डेट, ये रूल लागू होगा नेक्स्ट वीक से, दैट इज माय कमेंसमेंट डेट। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है? अब इसको ऐसा समझो, आज हम कौन सी गाड़ी, गाड़ी तो तुम नहीं चलाते होगे, आई एम होपिंग, ठीक है, तुम टू व्हीलर तो चलाते हो, स्कूटर वूटर इधर उधर तो चलाते होगे, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, टू व्हीलर एक्टिवा एक्टिवा तो तुम इधर उधर चलाते रहेगा, बाइक वाइक थोड़ा चलाते रहेगा। मैं तुमको कल हाईबूसा दे दूं चलाने के लिए, तुम चला पाओगे? सच्ची बोलो, नहीं। है तो बाइक, है तो गियर, है तो क्लच, मैं नहीं बोल रहा हूं कभी नहीं चला पाओगे, थोड़ा एडजस्टमेंट लगेगा। तुम पूछोगे भाई कैसा गियर डालना है, क्योंकि हर एक का सिस्टम अलग रहता है, ऑल राइट, कोई 1 डाउन 4 अप रहता है, कोई ऑल डाउन रहता है, समझ में आ रहा है, किसी का क्लच सिस्टम अलग रहता है, थोड़ा उसका सेटिंग रहता है, हाफ क्लच छोड़ना है, फुल क्लच छोड़ना है, बराबर है। थोड़ा ऐसा यूज टू होने को टाइम लगता है, 1-2 बार तुम ऐसा यूज टू हो जाएगा, फिर तुम वो हाईबूसा भी चला लेगा, बराबर है। तो इट वॉज अ न्यू लेजिस्लेचर, अचानक से डालेंगे तो तकलीफ होगा, अरे हाँ या ना? इसके लिए कंपनीज एक्ट में इनैक्टमेंट एंड कमेंसमेंट आर डिफरेंट। अगर आप सेक्शन सबसेक्शन 3 बोलते हो, द सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग, दिस सेक्शन मतलब सेक्शन 1 शैल कम इनटू फोर्स एट वंस मतलब 23 अगस्त को ही, एंड रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट मतलब रिमेनिंग सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट
shall shall come into force on such date as the central government by way of notification in the official gazette. Appoint and different dates may be appointed for different provisions of this act. समझ में आ रहा है? सिंपल वर्ड्स में सेक्शन 1 कब लागू हुआ? 29 अगस्त को। बट क्या बोला? अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग डेट्स रहेंगे। सर क्या डेट्स रहेंगे? अलग अलग सेक्शन के अलग अलग डेट्स मतलब किधर गया? यहाँ पे नहीं है, एक्ट के अंदर रहेगा। ठीक है, बेसिकली ये लोग ने क्या बोला? अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग डेट्स विल स्लोली एंड स्टेडीली। अभी क्या बता दिया, देख ऐसा सेक्शन है, आगे जाके ये क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। तुम अपनी तैयारी चालू करो, क्योंकि आज के आज लागू कर दिया और तुमने फॉलो नहीं किया, मतलब तुमने क्या कर दिया? कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, तुम्हारे पे पेनल्टी लग जाएगी। अब मैं तुमको टाइम दे रहा हूं, ऑलराइट, आई एम गिविंग यू सम टाइम। पढ़ो, समझो, चार्ज क्रिएट करना है, टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, बनाना चालू कर दो। हम स्लोली एंड स्टडीली इसको क्या कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है बेटा? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इनैक्टमेंट डेट क्या है? 29 अगस्त 2013। कमेंसमेंट डेट क्या है? तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है, डिफरेंट सेक्शंस हैव डिफरेंट कमेंसमेंट डेट्स। बस फर्क मालूम होना चाहिए तुमको एज अ स्टूडेंट कि नहीं भाई ये चालू मतलब साइन 29 अगस्त को हुआ था, बट अलग अलग सेक्शंस वर एप्लीकेबल ऑन अलग अलग डेट्स। अब आ जाते हैं सब सेक्शन 4 के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। ये बात करता है एप्लीकेबिलिटी की। ठीक है, अब एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, भले पार्टनरशिप हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स हो। मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेबिलिटी डिड वी सी इन पार्टनरशिप एक्ट? वी जस्ट सॉ शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी देखा अपन ने? नहीं देखा। क्यों? क्यों नहीं? क्या 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 एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस नहीं है मतलब? समवॉट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बराबर है सर। ऑब्वियस है, पार्टनरशिप एक्ट किस पे लगेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे लगेगा? सेल ऑफ गुड्स किस पे लगेगा? कंपनीज एक्ट किस पे लगेगा? बट कंपनीज का मतलब अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा तुम रैंडम नहीं बोल सकते हो। जब हम कंपनी का डेफिनेशन देखेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी क्या होती है। इसके लिए लोगों को क्लैरिफाई करना पड़ा, लोग को बताना पड़ा कि भाई कहां कहां किस किस पे लगेगा, सब कंपनीज पे नहीं लगेगा। पर्पस समझो, इसके लिए यहां बताना पड़ा कि इस चीजों पे लगेगा। समझ में आ रहा है? अब सब सेक्शन किधर है हम लोग? 4, क्लॉज ए। ठीक है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पढ़ो मेरे साथ, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ में क्या क्या था बेटा? प्रीवियस लॉ में 1956 वाला लॉ था, 1942 में भी आया था कंपनीज एक्ट, 1913 के अंदर भी कंपनीज एक्ट आया था, ऑलराइट, 1882 में भी कंपनीज एक्ट आया था, और शायद 1886 के अंदर 1866 के अंदर कंपनीज एक्ट आया। ये नया नहीं है, पुराना है बेटा। ये गोदरेज, रिलायंस तो चलो फिर भी नहीं है, टाटा, ये सब तो ना 2013 में रजिस्टर्ड है। ये तो कौन से लॉ में रजिस्टर्ड है? पुराने वाले ही में होंगे, 1956 में हो सकता है या उससे पहले वाले लॉ में भी हो सकते हैं। एवरीबॉडी यस और नो? तो ये सेक्शन से, ये लाइन से हमको क्या समझ में आता है कि कंपनीज एक्ट जो नई कंपनीज बनी है अंडर दिस एक्ट उस पे भी लागू होगा, एंड पुराने एग्जिस्टिंग पे तो लगेगा, और पुरानी कंपनीज
Existing मतलब the ones who were registered in 1956 also ना, they have to follow what? 2013. तो मुझे एक बात बताओ, रिलायंस हुई थी रजिस्टर 1956 के अंदर, क्या उसको सेक्शन 77 फॉलो करना पड़ेगा? एवरीबडी, क्या उसको सेक्शन 77 फॉलो करना पड़ेगा? हाँ, क्यों? कंपनी एप्लीकेबिलिटी में आया, कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। बोला भाई अभी लपेट लेंगे तेरे को, तूने अगर नहीं किया तो। भले 1956 में नहीं होगा, हमें नहीं पता, तू रजिस्टर्ड है, तू कंपनी, हम मानते हैं, बट अब तुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेक्शन 77। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? So the company that is incorporated under this act or any other previous company law, बराबर है। यहां वर्ड लॉ इसके लिए यूज किया कि अब वो इनेक्टेड नहीं है, पुराने हो गए ना बेटा। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? अरे यस और नो? यस। चलो आगे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनी इंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या? इलेक्ट्रिक कंपनी या एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। तीन चीजें बोल रहा है सबसे पहले। सबसे सेकंड क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? बैंकिंग, किसका? बैंकिंग कंपनी, ध्यान से सुनना, बैंकिंग कंपनी। सेकंड वाला इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड वाला इलेक्ट्रिक कंपनी, फोर्थ वाला कंपनी बाय स्पेशल एक्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये किस पे लागू होगा? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, और कंपनी एज पर इंश्योरेंस। अब यहां पे एक चीज लिखी हुई आगे, एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट। समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेप्ट इन सो फार एज द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट। ऐसा कुछ पढ़ा है हमने पार्टनरशिप में, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने तुमको पढ़ाया था सेक्शन 3 में। हमने कंपेयर किया था पार्टनरशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट को। यहां पे लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDA एक्ट को कर रहे हैं, या इंश्योरेंस एक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है? अभी देखो, कंपनी के डायरेक्ट एग्जाम्पल, डायरेक्टर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? एक अगर आपको डायरेक्टर बनाना है तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है? मतलब CEO डायरेक्टर बनता है ना इंसान, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम तुम्हारे हिसाब से? मास्टर्स होना चाहिए और PhD? कोई सोचता है ऐसा PhD होना चाहिए सर? कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। और अरे बोलो, सो गए क्या? बोलो, टेल मी एवरीबॉडी। MBA होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, कुछ PhD होना चाहिए, ऐसा तुमको लगता है? कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलता। तुमको कोई जाहिल आदमी को भी डायरेक्टर बना देना है, बना दो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट एज टू क्वालिफिकेशन। बट इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग एक्ट बोलता है भाई क्वालिफिकेशन चाहिए। तू फाइनेंस का होना चाहिए, या एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट होना चाहिए, या तेरे पास स्टैटिस्टिक्स का कुछ होना चाहिए, मतलब तू रिलेटेड फील्ड का आएगा। बराबर है? तो कौन सा फॉलो करे? कंपनीज एक्ट फॉलो करे या इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करे? इंश्योरेंस एक्ट कब फॉलो करेंगे? जब वो इंश्योरेंस कंपनी है। अब समझ में आ रहा है? तो वहां पे कंपनीज एक्ट एंड इंश्योरेंस एक्ट में जहां जहां झगड़ा होगा तो क्या फॉलो करेंगे? इंश्योरेंस एक्ट, स्पेसिफिक ओवर जनरल। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक ओवर जनरल। इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली कुछ लिखा हुआ है तो स्पेसिफिकली वही फॉलो करेंगे। शेड्यूल 3 सुना है आपने? शेड्यूल 3 सुना है? किया है फाउंडेशन में? कंपनी अकाउंट्स हुआ है आपका? नहीं हुआ है, ठीक है। वो देखा होगा आपने, अगर वो चैप्टर किया है तो। परसेंटेज निकालते हो ना तुम लोग? हाँ, फाइनेंशियल स्टेट में, उसमें बैलेंस शीट अलग रहती है। टी फॉर्मेट, नॉट टी फॉर्मेट, वर्टिकल बैलेंस शीट। और उसमें आपको सर ने बोला होगा फॉर्मेट डिट्टो एज इट इज पढ़ना है।
एक लाइन भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बराबर है? ऑल राइट, जो जैसा दिख रहा है वैसा होना चाहिए। अरे हाँ या ना? क्यों ऐसा बोला सर ने? बिकॉज दैट इज शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आ रहा है? मतलब कंपनीज ने बोल दिया, ये भाई कंपनी बैलेंस शीट बनाना है, पीएनएल बनाना है, ऐसा बनाएगा। उसमें देखो हर चीज कितना डिटेल में दी गई है, क्योंकि क्या करना है, क्रिएट ट्रांसपेरेंसी। बुक्स को तुम ऐसा देखो, बुक्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इतना अकाउंट्स तो तुमने पढ़ा है। कोई चीज को मैं विंडो ड्रेसिंग भी कर सकता हूँ, इनकम बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, बट कंपनीज एक्ट में बोला तू कंपनी है ना, यू हैव टू मेक एज पर दिस फॉर्मेट। तेरा वो टी बैलेंस शीट हमको नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? अब इन कंपनीज एक्ट में भी शेड्यूल 3 इज गिवन बाय द फॉर्मेट। अभी लॉ को तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो ना, इसके लिए इट हैज टू अपीयर एज इट इज। एक लाइन भी ऊपर नीचे हुआ तो आपको गलत दे देगा। क्यों? ऐसा तो नहीं दिख रहा कंपनीज एक्ट में। आपको वही करना है जो कंपनीज एक्ट में दिख रहा है। इंश्योरेंस वालों का फॉर्मेट अलग है, क्योंकि इंश्योरेंस रिस्की बिजनेस है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उसमें और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करते हैं। तो कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को? इंश्योरेंस वाला या दूसरा वाला? इंश्योरेंस वाला। तो सेम लॉजिक इज फॉर बैंकिंग, सेम लॉजिक इज फॉर इंश्योरेंस, सेम लॉजिक इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये रजिस्टर कौन से एक्ट में होते हैं, कंपनीज या इंश्योरेंस या बैंकिंग या इलेक्ट्रिसिटी, एज द केस में बी? कंपनी बनती कैसे है? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होके, इतना तो तुमको मालूम होगा, बस इतना ही अभी के लिए काफी है बस। तो मैं बैंक अगर एक स्टार्ट कर रहा हूं, कल उठ के अपन ने बनाया शेंडी बैंक, ठीक है? क्या करते हैं ये लोग? शेंडी लगाते हैं सबको, ठीक है? तो शेंडी बैंक रजिस्टर कहां से होगी? बैंक में होगा या कंपनीज एक्ट में होगा? कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होगी। लगेगा क्या? सब कुछ। कंपनीज एक्ट भी लगेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगेगा, आरबीआई एक्ट भी लगेगा, क्योंकि उनको और स्ट्रिक्ट बनाया है। बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ अ नेशन बेटा। आज बैंक कोलैप्स हो जाती है तो तुमको मालूम है कैसा कैसा लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। यस बैंक का लफड़ा हो गया था, पीएमसी बैंक का लफड़ा हो गया, पीएनबी का हो गया। तो इसके ऊपर आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती है। अगर कुछ गड़बड़ किया ना, सब डायरेक्टर्स को हटा देंगे, बोलेंगे आरबीआई अब बैंक अब हमारे अंडर आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। बराबर है? समझ में आया? इवन दो दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, दे हैव टू फॉलो मल्टीपल एक्ट्स। इन पे ज्यादा रेगुलेशंस का। अब हमने छोटी मोटी प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड बनाई है, हमारा कोई बैंकिंग इंश्योरेंस टाइप काम नहीं है, तो हमको एक ही एक्ट फॉलो करना है, क्या? कंपनीज। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिक आर लाइक द बैकबोन ऑफ अ नेशन। समझ में आया? क्लियर है बेटा? यहां तक आपको समझ में आ गया? आर यू श्योर? बढ़ू आगे थोड़ा? ऑल राइट, ठीक है। एनी अदर एक्ट, ध्यान से, एनी अदर एक्ट दैट इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट। समझ में आ रहा है? स्पेशल एक्ट मतलब क्या है कि अभी देखो, अभी सच कुछ स्पेशल एक्ट है नहीं, ठीक है? बट अगर एक एग्जाम्पल से समझना है कि अब जैसे कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशन, अपना कोचिंग इंडस्ट्री है, बराबर है? कोई भी क्लास खोल देता है, कोई भी कुछ भी करता है, देखा है ना तुमने? अरे हाँ या ना? हाँ, ठीक है। टीचर्स भी कोई भी कुछ भी पढ़ा लेता है। तुम आज यहाँ क्यों हो? ये ओमकार बोला क्या मालूम सर, मारेगा एक, ठीक है? क्यों हो तुम इधर? तुमको भरोसा है ना? अरे सुन, लग नहीं रहा आवाज से मुझे, भरोसा है या नहीं है कि भाई जो आता है पढ़ाने उसको मालूम है कि वो क्या पढ़ा रहा है, वो होशो आवाज में आता है, बराबर है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कुछ भी तुमने देखा भी होगा, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, ठीक है? आते हैं कुछ भी बोलते हैं, चले जाते हैं, बराबर है? तो इसके ऊपर कोई लॉ है? नहीं है। कल उठ के मैं बोलता हूँ कि चलो यार, हमने गवर्नमेंट को प्रपोज किया कि भाई देखो, टीचर्स का भी रेम्यूनरेशन फिक्स कर दो, टीचर्स की क्वालिफिकेशन फिक्स कर दो। ऑल राइट, अब कल उठ के मैं मैथ्स पढ़ाने लग गया तो क्या होगा?
मई के बाद सितंबर, सितंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद मई, बस हम फाउंडेशन ही खेलते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक क्वालिफिकेशन सेट कर दो, एक टेस्ट टाइप रख लो, टीचर अपडेटेड है कि नहीं वो चेक करो, टीचर की पे बराबर होनी चाहिए। कई कई जगह टीचर्स को पेमेंट नहीं मिलती बराबर, आपने देखा है इंडस्ट्री कैसी है। ऑलराइट, अनरेगुलेटेड है ना, कि ऐसी इसके लिए है क्योंकि इसका कोई लॉ नहीं है। समझ में आ रहा है? गवर्न करने के लिए तो बिंदास जिसको जो करना है वो कर रहे हैं। तो हमने समझो लाया एजुकेशन एक्ट, और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो एजुकेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है उस पर क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट। तो हम इस पे कंपनीज एक्ट लगा देंगे। तो लोग ने ये बना के रख दिया। समझ में आ रहा है? एनी स्पेशल एक्ट, ये स्पेशल एक्ट है ना, इसके अलावा भी कोई स्पेशल एक्ट आई तो उस पर भी हम क्या लगा देंगे? कंपनीज एक्ट। समझ में आ रहा है? अब बहुत क्रिटिकल, क्या लिखा हुआ है? सच, एवरीबॉडी सच, अरे एनर्जी के साथ यार, सच, आराम से, बस 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 बस, सच बॉडी कॉर्पोरेट, आगे इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, ठीक है, एज बाय स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। मतलब क्या है? जरा फीलिंग लो। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब पता है तुमको? पढ़ा होगा तुमने, एक कुछ तो फ्लेवर आया होगा तुमको बॉडी कॉर्पोरेट का, फील आया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? अभी ये होता है इंटरप्रिटेशन, मास्टरी ओवर लॉ। क्लॉज ए बी सी डी, क्लॉज ए बी सी डी, एक वर्ड कॉमन है क्या? ढूंढ के बताओ, एक वर्ड कॉमन है। हाँ हाँ बोलो ना, क्या वर्ड है कॉमन? कंपनी, कंपनी, कंपनीज, मतलब एक कंपनीज एक वर्ड है जो क्या है? ये इस वजह से उन लोग को क्लॉज एफ डालना पड़ा, वेरी क्रिटिकल। ठीक है, क्यों सर? अब मैं तुमको इसका थोड़ा मजा बताता हूं, ठीक है? अब हम किधर है? ये कौन सा सेक्शन है? आंख है बटाटे, क्या है ये? 2 1 4 1 यहां खत्म हो रहा है, उसके बाद वापस 1। बहुत डेफिनेशन है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, टेंशन मत लो। मैं तुमको ले जा रहा हूं 220 मतलब 220 पे। डेफिनेशनल क्लॉज है। शाबाश, क्या काम किया है गवर्नमेंट ने? कंपनी का डेफिनेशन दिया। कंपनी मीन्स, कंपनी मीन्स कंपनी, ठीक है? कंपनी मीन्स कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड, अंडर, और ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने, ऊपर वाला 2 जगह लोग ने डिफाइन किया। तो कंपनी क्या लिखा हुआ है आगे? कंपनी मीन्स, वापस बोलो, कंपनी। तुमको मैंने मीन्स एंड इंक्लूड्स का डिफरेंस बताया? नहीं बताया कि नहीं बताया? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीन्स एंड इंक्लूड्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीन्स एंड इंक्लूड्स। कंपनी मीन्स क्या है? आगे कितनी चीज लिखी हुई है? काउंट में नंबर बताओ मुझे। 2 2 ना? अंडर दिस एक्ट 1, एंड दूसरा क्या? एनी अदर। समझ में आया कि नहीं आया? कंपनी मीन्स या तो ये, या तो तीसरा हो सकता है। क्या तीसरा हो सकता है? मीन्स मतलब क्या? बहुत नैरो हो जाता है डेफिनेशन। मीन्स में क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है डेफिनेशन। समझ में आ रहा है? कल समझो बॉयज और हम लोग, मैं प्लान बना रहे, ऑलराइट, लोनावला जाने का। ऑलराइट, बोले चलो छुट्टी वुट्टी आई है 3-4 दिन, ये एग्जाम्पल मैं यूजुअली यूज करता हूँ। ऑलराइट, 3-4 दिन के लिए हम जा रहे हैं लोनावला बॉयज ट्रिप के लिए। समझ में आ रहा है? अब ओमकार को हमने फोन नहीं किया। ऑलराइट, ध्यान से, बड़ा हम ओमकार को फोन कर रहे हैं, ओमकार तू भी चल रहा है क्या? मैंने फोन किया, ओमकार
तू भी चल रहा है क्या, इसका क्या मतलब हुआ? तुम मुझे ट्रांसलेट करके दो ना। हम तो जा रहे हैं, तू भी आ रहा है क्या? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंक्लूड्स इज। समझ में आ रहा है? मतलब कोई चीज ऑलरेडी है, तू भी आ रहा है क्या, दैट इज इंक्लूड्स। अगर यहां लिखा होता ना कंपनी इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब और भी चीजें हो सकती है अपार्ट फ्रॉम कंपनी, मतलब कंपनी में और भी चीजें हो सकती है अपार्ट फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। इंक्लूड्स मतलब बहुत ब्रॉड डेफिनेशन हो जाता है। नहीं समझे? समझा या नहीं समझा? व्हेन आई से इंक्लूड्स मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये भी इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है? तो इट इज वेरी वाइड ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। बट व्हेन द लॉ यूजेस द वर्ड मीन्स, या तो दिस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ, कैन आर बी अ थर्ड ऑप्शन? देयर कैनॉट बी अ थर्ड ऑप्शन। बहुत नैरो डेफिनेशन है। कंपनी मतलब ये या ये, बस। तीसरा परम्यूटेशन पॉसिबल ही नहीं है। आज के बाद तुम लोग कंपनी का वर्ड एकदम स्ट्रिक्ट इसमें यूज करोगे। अभी तक तो हम बिंदास बोलते थे ना, कंपनी कंपनी कंपनी। नहीं, कंपनी मतलब क्या है? अंडर दिस एक्ट और, अरे बोलो यार, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यहां समझ गए? अब आ जाते हैं क्लॉज एफ के ऊपर। क्लॉज ABCD किसकी बात कर रहा है? एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है। किस किस पे लगेगा? कंपनी अंडर दिस एक्ट या प्रीवियस एक्ट पे लगेगा, इंश्योरेंस पे लगेगा, बैंकिंग पे लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे लगेगा, स्पेशल एक्ट पे लगेगा। लास्ट वाला किस पे बोल रहा है? एवरीबॉडी। लास्ट वाला किस पे बोल रहा है? किस पे लगेगा? बॉडी कॉर्पोरेट। अब व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट तुमको पता है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पढ़ा है ना उसी में कि नहीं पढ़ा है? कैन सू, कैन बी सूड, कैन ओन प्रॉपर्टी। पढ़ा है कि नहीं? तो ऐसे ब्लैंक क्यों दिख रहे हो? नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है ना? तो क्या हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी है? क्या कंपनी के पास आर्टिफिशियल स्टेटस है? हाँ। कैन इट सू और बी सूड? कैन इट ओन प्रॉपर्टी? कैन इट साइन प्रॉपर्टी? तो ये सब 4-5 चीजें होती है। तो इंसान क्या एक चीज क्या बन जाती है? बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। समझ में आ रहा है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट के पास 5 चीजें होती है। ध्यान से सुनो। ऑलराइट। उसके पास सबसे पहला चीज होता है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एन एक्ट। क्या बोला मैंने? इनकॉर्पोरेटेड अंडर एन एक्ट। तुम्हारा कर्ता धर्ता सीए का कौन है? ICAI बना कैसे? कभी देखा है मॉड्यूल पेपर न्यूज उसका? कहीं कुछ लिखा रहता है ब्रैकेट के अंदर, ध्यान दिया होगा तो। सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नीचे ब्रैकेट में लिखते ये लोग। तो ICAI आया कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर? पार्लियामेंट के एक एक्ट से लॉ पास हुआ और क्या बना बेटा? ICAI। समझ में आ रहा है? तो ये एक इनकॉर्पोरेटेड, एक बॉडी कॉर्पोरेट के पास 5 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला वाला क्या है एवरीवन? सबसे पहला, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एन, क्या कंपनी भी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एन एक्ट है? हाँ, चलो ये कॉमन हो गया। क्या ICAI इनकॉर्पोरेटेड अंडर एन एक्ट है? आपकी सिस्टर कंसर्न, सीए का सिस्टर CS या ब्रदर बोल दो, जो भी है, तो वो उनका क्या बॉडी है? ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इनका भी एक स्पेशल एक्ट है। अरे होगा ना? सेबी सुना है? रेगुलेटरी बॉडीज, इनका भी एक एक्ट है, सेबी एक्ट 1992। तो क्या ये रेगुलेटरी, क्या ये इनकॉर्पोरेटेड, ये बॉडीज जिसकी मैं नाम ले रहा हूं, आर दे इनकॉर्पोरेटेड अंडर एन एक्ट?
यस। दूसरा केस, एक बॉडी कॉर्पोरेट के पास क्या रहता है, दे हैव अ सेपरेट लीगल स्टेटस या लीगल एंटिटी। ऑल राइट, जब सीए फाइनल में लोग फेल हो जाते तो गाली किसको देते, कि प्रेसिडेंट को देते। प्रेसिडेंट मतलब आईसीएआई प्रेसिडेंट। किसको देते, बुरा भला तुम किसको बोलोगे, आईसीएआई को बोलना का नहीं, ठीक है, बोलने का नहीं। बट जो दुख होता है वो किस पे होता है, इंस्टीट्यूट पे होता है, उसके मेंबर्स पे होता है नहीं, उनके प्रेसिडेंट पे होता है नहीं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पे होता है नहीं, तुम पूरा इंस्टीट्यूट को ही देता है दुख दर्द, कैसा है यार पास नहीं किया, क्यों इतना लॉ सिलेबस डाला, ऐसे ही बोलता है ना तुम लोग, अरे हाँ या ना। तो क्या है, सेपरेट लीगल स्टेटस, एक प्रेसिडेंट आएगा दूसरा जाएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा तो फोर्थ आएगा, मेंबर्स चेंज होते रहेंगे, आईसीआई तो चलता रहेगा। आईसीआई वो सेटअप इन 1949, तुमको क्या लगता है वो ओरिजिनल प्रेसिडेंट आज भी जिंदा है, नहीं। तो इट हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस, क्या ये समझते हो। पहला वाला क्या था, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एन एक्ट, दूसरा वाला क्या है, सेपरेट लीगल स्टेटस से क्या आ जाता है, परपेचुअल सक्सेशन, चलता ही रहेगा, पड़ा हुआ है। तीसरा, चौथा, कॉमन सील, पढ़ा है कॉमन सील, कॉमन सील पढ़ा है कि नहीं, पढ़ के भूल गए। कॉमन सील मतलब क्या, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी क्या करता है, साइन, स्टैंप, स्टैंप रहता है ना, कभी देखा है कॉमन सील, कैसा रहता है कॉमन सील, कौन से कलर का रहता है, रेड। तुम कुछ करता है क्या ऐसा, सब्सटेंस अब्यूज वब्यूज, गंदा आदत है तुम्हारा तो बोलो, तुमको काउंसलिंग करेगा मैं, ठीक है। कॉमन सील क्या करूं बेटा, लेके जाना है आपको, अच्छा बंद कर दो, एक मिनट बेटा, कॉमन सील दिखा के, बेटा कॉमन सील इज इंकलेस, उसमें इंक विंक नहीं रहता है, मत करो भी। ओह ये तुम्हारे दिमाग में अलग ही मूवी चल रही है, तुमको वो लगता होगा ना कैंडल, उस पे रेड करेगा, फिर कंपनी को काम धंधा नहीं है, हर डॉक्यूमेंट पे मोमबत्ती जलाएगा वो लोग। क्या नंबर है ये, ठीक है हाँ। बेटा वो जमाना चला गया, ठीक है, स्टैंप लगाया लाल होता है, वही तू वैक्स की बात कर रहा है, वैसा नहीं होता कॉमन सील। मैं तुमको बता रहा हूं तो तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं बेटा, वो जमाना था, ब्रिटिश पुराना मूवीज में जो तुमने देखा है, तुम्हारे दिमाग में वो पिक्चर है, मैं तुमको प्रैक्टिकली बताता हूँ। इट्स एन इंकलेस स्टैम्प, बेटा ध्यान से, वो ऐसा एक ये बनता है स्पेशल, ठीक है, इंप्रेशन है ये, समझा, पेपर में बस डाला, दबाया तो ये ऐसा इम्प्रिंट हो जाता है, समझ में आ रहा है बेटा, ये समझा ना कैसे रेज्ड है, ये पेपर में ही उसका डाई जैसा रहता है, दबाते जोर से तो ये ऐसा हो जाता है, पेपर ही इनग्रेव हो जाता है, समझ में आया, क्लियर है, ये होता है कॉमन। पहले कंपलसरी होता था, अभी नहीं है, अभी ऑप्शनल है, क्यों, 100 पेज का डॉक्यूमेंट का इंसान बैठता रहेगा, समझ में आया। और हम भी बोल रहे हैं कि भाई ये 1956 मतलब ब्रिटिशर्स का एक स्टाइल था, तब जमाने में जो इन्फ्लुएंस था ना, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, तब वो सब मोमबत्ती डाल के ये करके सील करते थे, तब इतना, तब बेटा पेपर भी महंगा होता था, ये 200 पेज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता था, ऑलराइट, वो लिखना प्रिंट करना भी महंगा होता था, अभी तो क्या सस्ता हो गया है, अभी पूरा कॉमन सील को क्या बना दिया, पहले कंपलसरी था, हर डॉक्यूमेंट हर पेज पे क्या होना चाहिए, कॉमन सील, समझ में आ रहा है। तो परपेचुअल बॉडी कॉर्पोरेट के पास क्या क्या होना चाहिए, एक स्पेशल एक्ट होना चाहिए, सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होता है, एंड कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। हर साल आईसीआई पे 100 केसेस होते हैं, करते हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, बीच में भूख हड़ताल पे चले गए थे, पेपर करेक्शन नहीं हो रहा है बराबर, ये रो रहे वो रो रहे, इंस्टीट्यूट को कोई फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, इंस्टीट्यूट केस के लिए आता है, आता है,
इंस्टीट्यूट चल के आता है क्या? नहीं, इंस्टीट्यूट का क्या आता है? रिप्रेजेंटेटिव लॉयर, कि आई एम फ्रॉम आईसीआई। स्टूडेंट का एक लॉयर होता है, स्टूडेंट हमेशा हार जाता है। ठीक है, स्टूडेंट हमेशा हार जाता है। वो ये नहीं क्योंकि सामने वाला आईसीआई है। द मोमेंट यू फिल्ड योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तुमने अपनी जिंदगी किसके हवाले कर दी? आईसीएआई के। पासिंग एंड फेलिंग इज सोली एट द डिस्क्रेशन ऑफ आईसीएआई। कोर्ट बोलता है भाई आईसीआई के ऊपर है, आप कुछ नहीं बोल सकते, खत्म हो गई। कोर्ट ऐसा जजमेंट नहीं देता कि आईसीआई है तो उसको जिताएगा, नहीं। आपने साइन किया, आपने अग्री किया, पासिंग एंड फेलिंग इनके हाथ में है। आपको प्रॉब्लम था तो आप नहीं करते, कोई और कोर्स कर लेते। तो जीतता हमेशा कौन है? आईसीएआई। तो कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। चलो सर, आपने ये 5 चीजें तो मुझे हमें बता दी, तो ये कोई भी चीज, कोई भी चीज जिसके पास ये 5 चीजें हैं, क्या मैं उसको बॉडी कॉर्पोरेट बुला सकता हूं? एवरीबडी, कैन आई कॉल देम अ बॉडी कॉर्पोरेट? यस सर, आई कैन कॉल देम अ बॉडी कॉर्पोरेट। और प्यार से इसको और हम ये भी बुला सकते हैं, जो तुमने 12th में पढ़ा होगा, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। बराबर है, दे हैव अ स्टैच्यूट। स्टैच्यूट मतलब आईसीआई का स्टैच्यूट लॉ, तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्टैच्यूटरी बॉडी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? क्या आईसीआई पे कंपनीज एक्ट लगता है या नहीं लगता तुम्हारे हिसाब से? चलो आ जाते हैं ना वापस अपन कंपनीज एक्ट के ऊपर। हम कहां पे थे? क्लॉज एफ के ऊपर। तो ये कोई भी, मुझे एक बात बताओ, सेबी बॉडी कॉर्पोरेट है? अब तुम बस इतना बताओ, क्या सेबी बॉडी कॉर्पोरेट है? अरे हाँ या ना? हाँ। क्या सेबी बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। क्या आईसीआई बॉडी कॉर्पोरेट है? एवरीवन, इज आईसीआई बॉडी कॉर्पोरेट? आरबीआई बॉडी कॉर्पोरेट? आईसीएसआई बॉडी कॉर्पोरेट? ये हो गया बॉडी कॉर्पोरेट। एलआईसी बॉडी कॉर्पोरेट? अरे हाँ या ना? बॉडी कॉर्पोरेट। बट एलआईसी पे तो लिखा हुआ है, लगेगा, इंश्योरेंस है ना। ठीक है, ये सारे सब क्या है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट है। आरबीआई, सेबी, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या बॉडी कॉर्पोरेट? क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? यस। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स में कहीं पढ़ा होगा। एफसीआई, क्या है वो? बॉडी कॉर्पोरेट है। हाँ। क्या इन पे कंपनीज एक्ट लगता है? लगता है? क्या लगता है तुमको, कि लगता है कि नहीं लगता? बताओ क्या लगता है? हाँ। सीसीआई भी पढ़ा होगा तुमने, कंपटीशन कमीशन ऑफ, पढ़ा है कि नहीं? कंपटीशन कमीशन नहीं है तुमको? ठीक, भूल जाओ फिर, जाने दो। तो लगा 12th में पढ़ाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बराबर, वो भी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। क्या इनका, इन पे कंपनीज एक्ट लगता है या नहीं लगता? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या टाटा बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट है? अरे मेरे को कॉन्फिडेंस से बोलो, टाटा बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। आईटीसी बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। गोदरेज बॉडी कॉर्पोरेट है? ऑल ऑफ दीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स। कैन आई से एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? इज एवरी बॉडी कॉर्पोरेट अ कंपनी? पक्का? क्यों? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर, क्योंकि कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है? कंपनी का डेफिनेशन बोलो ना। कंपनी मीन्स अ अंडर और एनी अदर प्रीवियस बॉडी कॉर्पोरेट है। आईसीआई क्या इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में हुई थी? तो क्या कंपनीज, क्या आईसीआई कंपनी है?
एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ। अब समझ में आया? अब ये क्या बोल रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट पे हम लगाएंगे, ऑल राइट, बाय नोटिफिकेशन। मतलब दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट पे आपको क्या लगाना है, कंपनीज एक्ट, तो वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, एंड दूसरा क्या होना चाहिए, ठीक के मारेगा, दूसरा होना चाहिए कंपनी, पहला होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट। क्या शादी करेगा बच्चा, क्या निकले, क्या बकवास कर रहा है? अभी बोला एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी बट एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो कंपनी भी होना चाहिए बॉडी कॉर्प, क्या बेटा बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए मतलब वो 5 चीजें होनी चाहिए, प्लस नोटिफाई होना चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा किस पे लगाएंगे हम। समझ में आ रहा है? when they say central government may by notification, just because you are a body corporate, कंपनीज एक्ट तुम्हारे पे बाय डिफॉल्ट नहीं लगता। ICI इज गवर्न्ड बाय देयर एक्ट, सेबी इज गवर्न्ड बाय देयर एक्ट, RBI इज गवर्न्ड बाय देयर एक्ट, ऑल राइट। LIC वो तो इंश्योरेंस है, उसको जाने दो, ऑल राइट। और पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दे आर गवर्न्ड बाय देयर एक्ट। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कब करना है, एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड अंडर विच एक्ट, their respective acts, ICSI, ICMAI, ICAI, इनके एक्ट पे, इनके ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगता। हालांकि इनके पास वही 5 फीचर्स है जो कंपनी के पास होते हैं। दे हैव द सेम 5 फीचर्स विच अ कंपनी हैज, बट क्या इन पे कंपनीज एक्ट लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी मतलब क्या है, कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सर नोटिफाई किया है क्या? हाँ, सिर्फ 2 लोग को। द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड ओनली 2 बॉडीज जिसके ऊपर क्या लगेगा, NHAI एंड FCI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर द ओनली 2 बॉडीज जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे 2 कंडीशंस है, बॉडी कॉर्पोरेट भी होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट। बॉडी कॉर्पोरेट है, नोटिफिकेशन नहीं है, नहीं लगेगा, ऑल राइट। बॉडी कॉर्पोरेट है, नोटिफिकेशन भी है, तो क्या लगेगा, कंपनीज एक्ट। क्लियर है एवरीबॉडी? 211 क्या लिखा हुआ है? और कोई भी वर्ड आप यूज करो, या तो बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। क्या है यहां पे, क्या यूज किया वर्ड, वहां पे क्या यूज किया था, विच इज ब्रॉडर। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज ब्रॉडर या कंपनीज इज ब्रॉडर? क्या इसके अलावा और भी कोई चीज आ सकती है? हाँ सर, वो 5 चीजें जिसमें वो सब क्या मानी जाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट। इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब मुझे एक बात बताओ, एप्पल इंक यूएस वाली कंपनी, एप्पल इंक यूएस वाली कंपनी, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी? एवरीबॉडी, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी? तो क्या इस पे कंपनीज एक्ट लगेगा? मजा आया कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? लगेगा, ओमकार बोल रहा है लगेगा। और गर्ल्स, तुम अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि नहीं इंटरप्ले बिटवीन सेक्शंस, ये सबको एक साथ पढ़ना है, एक साथ मतलब ये सबका एप्लीकेशन एक साथ, इसके लिए मैं एकदम ब्रेक डाउन करके पढ़ रहा हूँ। ये बेसिक फंडामेंटल्स है, इसके बाद इतना टेक्निकल नहीं है ये सब्जेक्ट। खाली तुम एक बार इसका फाउंडेशन समझ गए ना कि क्या कंपनी है क्या नहीं है, एंड ये इतना क्यों मैं डाल रहा हूँ मालूम एफर्ट, ये इंटर का सिलेबस भी।
समझ में आ रहा है? और इंटर में तुमको इतना डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो मेरा अजम्पशन क्या है, तुम फाउंडेशन पास होगा, तो तुमको ये काम आना चाहिए ना। फिर बोलो। एप्पल इंक, अमेजॉन यूएस, चाइना की कोई चिंग पिंग कंपनी, ऑल राइट होगा ना वो चिंग चिंग, वो किम जोंग, कुछ भी ऐसा कोरिया वोरिया कंपनी। बताओ मुझे क्या इसके ऊपर, अलीबाबा, क्या इसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ मेरे बेटे, बताओ, कंपनीज एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? लगेगा, क्या हुआ बेटा, दिमाग दुख रहा है? नहीं, कंपनीज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, और क्यों? पहले आंसर, लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों? ओके अच्छा, एक बार हाँ ठीक है, तो आपने बोला ये नोटिफाइड नहीं है तो इस पे नहीं लगेगा, ऐसा ये जवाब है। पहले मुझे बताओ, एप्पल इंक कंपनी है या नहीं है? तो कंपनी है तो लगना चाहिए। एक मिनट, ऐसा मत करो, ऐसा रेज योर हैंड एंड आंसर। क्या वो कंपनी है? तो कंपनी है तो कंपनीज एक्ट लगना चाहिए। नहीं लगना, डिसाइड कर लो भाई। क्या हो गया आयुर्दा, सर दुख रहा है? बोलो, आपस में तो ऐसा डिस्कस कर रहे हो, देश के महान लॉयर्स एंड लीगल एक्सपर्ट बैठ के अभी ओपिनियन देंगे। एप्पल इंक, अमेजॉन यूएस, अलीबाबा, चिंगपिंग, जोंग, किम जोंग, ये सब कंपनीज है या नहीं है? कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्या ये सब बॉडी कॉर्पोरेट्स है? क्या ये सब कंपनीज है? तो अगर है तो कंपनीज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? वापस मिक्स्ड आंसर आया है, लोग बोल रहे हैं नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? ओके, यहाँ क्यों बोल रहे हैं लगेगा? रजिस्टर हो गए तो लगेगा। यहाँ के भी। ओके ठीक है, तो उनको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। और बाकी कोई डिफरेंट आंसर, सेम आंसर? सेम आंसर, यहाँ पे कोई अच्छा क्लियर आंसर, कोई एक स्पोक्स पर्सन बता दो। क्या बोल रही थी बेटा आयुर्दा? कुछ नहीं बोल रही थी सर, जाने दो, बोलते बोलते भूल गई। द्वारा इधर आके ट्रांसपेरेंसी तो मेन, हाँ एग्री, मेंटेन करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट लगेगा, ठीक है, ओके। और इधर लगेगा नहीं लगेगा? गौरी, लगेगा नहीं लगेगा? सोच रही हूँ, बता जल्दी। कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, क्यों? आपके हिसाब से क्यों नहीं लग रहा है सर? ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा है क्या? बोल बेटा। वो इंडिया में रजिस्टर्ड, बकवास, तुम लोग ने जो सब किया वो बकवास किया। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। कंपनी है, हाँ है, बट इज इट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट? इज इट अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट? इज इट रजिस्टर्ड अंडर 2013? उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो अलग डिस्कशन है। वो क्यों क्यों, अगर मैं आपका आर्ग्यूमेंट को सही मान लूं, अगर, तो इतना बड़ा एनॉमली क्रिएट होगा कि चाइना में बैठी हुई कोई कंपनी पे तुम कंपनीज एक्ट लगाएगा? सर कंपनी है, रजिस्टर्ड है, तो लगाओ उसको, बोलो इधर फाइलिंग कर। काहे को करेगा भाई? वो चाइना में बैठा है, चाइना में काम कर रहा है, हाउ कैन यू पुल दैट कंपनी इन इंडिया? इट इज अ कंपनी, आई एग्री, आर यू अंडरस्टैंडिंग, बट इट इज नॉट अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। क्योंकि कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है? कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अमेजॉन आके कंपनी या रजिस्टर करती है तो जाके अमेजॉन के ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा, वरना नहीं लगेगा।
कंपनीज एक्ट इज अभी ये कंपनी तो नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट, तो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट की एप्लीकेबिलिटी में हमने क्या कंडीशन देखी? बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए प्लस क्या गवर्नमेंट ने इनको नोटिफाई किया है, तो कंपनीज एक्ट लगेगा? नहीं लगेगा। समझ में आया? अब कोऑपरेटिव सोसाइटी सुना है आपने? क्या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 5 चीज है? वो 5 चीज जो मैं बोल रहा था, वो 5 चीज है? अरे हाँ या ना? वो 5 चीज है, बट वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। ठीक है? क्यों? डज नॉट इंक्लूड। इन्होंने निकाल दिया धक्का मार के, भक्त नहीं चाहिए तेरे में है 5 चीज, बट हम तेरे को नहीं मांगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और क्या नहीं है? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। गवर्नमेंट के पास 2 पावर आया इससे, एक क्लॉज एफ में पावर था और एक इधर क्लॉज 2 में पावर है। ऑलराइट, क्लॉज एफ में क्या पावर था? बॉडी कॉर्पोरेट है, लपेट लेंगे, कंपनीज एक्ट उस पर लगवा देंगे, बराबर है। का शर्त क्या होनी चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। समझ में आया? अरे हाँ या ना? ऑलराइट, यहां पे क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, लात मार देंगे, पग नहीं लगाता। तो गवर्नमेंट हैज द पावर टू इंक्लूड ऑल्सो एंड एक्सक्लूड ऑल्सो। ये एक्सक्लूड क्या कर रहा है? एनी अदर, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है तो कंपनीज एक्ट लगने की बात आई? बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है तो कंपनीज एक्ट लगने की बात आई? नेवर, नेवर, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट पर ही कंपनीज एक्ट लग सकता है अगर, फिल इन द ब्लैंक्स, अगर गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया है। अब बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है, नोटिफाई कर दिया तो उस पर एक्ट लगेगा। बोला अच्छा डालो नोटिफिकेशन, बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहां क्लॉज 2 में देयर इज अ पावर टू इंक्लूड या एक्सक्लूड, एंड वहां पे देयर वाज अ पावर टू। समझ में आया? शर्त यह है कि बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। यहां से निकाल देगा तो नहीं लगेगा, वहां पे बॉडी कॉर्पोरेट है और नोटिफाई कर दिया तो क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट लग जाएगा। समझ में आ रहा है? आया मजा? अरे हाँ या ना? इजी है? इजी नहीं है, इजी बना दिया मैंने, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर कुछ नोटिफाई है? कुछ भी नोटिफाइड नहीं है फिलहाल। सुनो, वहां नोटिफाई था, हाँ था, 2 चीजें, NHAI एंड FCI। यहां पे कुछ नोटिफाइड है, कुछ नोटिफाइड नहीं है। पावर है बट अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऑल राइट। क्या क्या पढ़ा अपन ने आज? अब 1 मिनट, 1 क्वेश्चन टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। कैन 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स एंटर इनटू अ पार्टनरशिप? Can 2 body corporates enter into a partnership? Why? They are 2 separate legal entities. बराबर है? चलो, राइट आंसर, वेरी हैप्पी। Can a cooperative society and an individual enter into a partnership?
गाइस ध्यान से, हाँ यस, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो 5 चीजें नहीं मानी जाएगी ना। ऐसा कैसे बोल सकते हो सेपरेट पर्सन है बट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है? बॉडी कॉर्पोरेट इज एनीथिंग दैट हैज दोस 5 थिंग्स। व्हाई नॉट नेसेसरी? इट इज, आई एम टेलिंग यू। बॉडी पार्टनरशिप में बोला बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स में हमने बोला पर्सन कैन बी एनी पर्सन, नेचुरल या, अब यहां तो बोल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। हाँ बट एक बार मैंने बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस आपसे ले लिया तो मैंने वो 5 चीजों आपसे ले ली। हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल स्टेटस, परपेचुअल सक्सेशन, सब चीज हटा दी। अगर आपसे बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस यहाँ पे छीन लिया तो मैंने वो 5 चीजें आपके लिए हटा दी। बिकॉज ऑफ दैट सेपरेट लीगल स्टेटस यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट, समझो। अब ये यहां पे बोल रहा है बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो माय प्लेन क्वेश्चन इज कि क्या यू एंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप? आज ख्वाब में सिर्फ यही आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट। हो सकता नहीं, मेरे को यस नो चाहिए आंसर। वाई यस? अरे मैं तुमको यहां दिखा रहा हूं, बोल रहा है नहीं है, तुम यस बोल रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और तुम बोल रहा है हाँ है, कर सकता है, कर दो बिंदास, देखा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, जो होगा देखा जाएगा, कर दो कर दो। क्या बोलते हो तुम लोग? तुम लोग नहीं बोल रहे हो क्या? अच्छा चलो एवरीवन एक बार वापस सुन लेते बिफोर वी कंक्लूड। पार्टनरशिप होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ कंपनीज एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता। ये डेफिनेशन बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहां से भगा दिया, यहां से नहीं, कंपनीज एक्ट से भगा दिया। वो है तो बॉडी कॉर्पोरेट बट ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ कंपनीज एक्ट, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्पेसिफिक एक्ट। समझ में आ रहा है? इसको तुम पार्टनरशिप में नहीं लेके जा सकते। वो है आर्टिफिशियल पर्सन, वो सब कुछ है, ऑल राइट, बट वो कंपनीज एक्ट के लिए क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। मतलब इन लोग ने क्या बोला, टेक्निकली उनके बोलने का मतलब ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कभी भी कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। बस इनका ये बोलने का मतलब है, नेवर एवर, इवन इन द फ्यूचर। उनको लोग ने निकाल ही दिया, इस पे कंपनीज एक्ट नहीं बुलाएंगे, तुम तुम्हारा एक्ट देखो, तुम्हारे पे हम कंपनीज एक्ट नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, ये कंपनीज एक्ट के लिए बॉडी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनीज एक्ट से बाहर आ जाओ, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनीज एक्ट में घुस जाओगे, नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो वेरी नाइस। क्या क्या ए बंद क्या कर रहा है? रुक जा। ठीक है बेटा, एक मिनट, हमने क्या क्या पढ़ा फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लो। सेक्शन 1, एवरीवन फोकस के साथ देखो, हाथ ही निकल गया पूछ के टाइम पे नहीं टाइम पास करने का। वापस रिवाइज कर लो, एकदम एक साथ पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा, एकदम मस्का जैसा हो जाएगा। सेक्शन 1 में हमने क्या क्या पढ़ा? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। बताओ शॉर्ट टाइटल क्या? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट में कमेंसमेंट है, इनैक्टमेंट है, इनैक्टेड ऑन 29th August 2000। What about the other provision? Different provisions, different dates. Applicability. Applicability के अंदर हमने क्या देखा? ये सबसेक्शन क्या था? 4 के अंदर A, any company under
दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। तो मैं बोल सकता हूं 220 वाली कंपनी? कैन आई से सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली कंपनीज? यस और नो? बिकॉज वहां पे डिफाइन कर दिया ना, कंपनी मींस कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो क्लॉज ए बात करता है 220 वाली कंपनीज को, क्लॉज बी किसकी बात कर रहा था? क्लॉज बी बात कर रहा था इंश्योरेंस कंपनी, क्लॉज सी बात कर रहा था बैंकिंग कंपनी, क्लॉज डी बात कर रहा था इलेक्ट्रिक कंपनीज, क्लॉज ई बात कर रहा था स्पेशल एक्ट, क्लॉज एफ बात कर रहा था बॉडी कॉर्पोरेट प्लस नोटिफिकेशन। फिर हम आ गए थे सेक्शन 2 क्लॉज 11 के ऊपर, जिसमें क्या बोला? डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मींस और बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स। नैरो डेफिनेशन या ब्रॉड डेफिनेशन? वेरी ब्रॉड डेफिनेशन। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स या बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स क्या? एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। उसको डेफिनेशन में ले लिया। एप्पल इंक, ऑल राइट, एप्पल इंक, अमेजॉन यूएस, जिंगपिंग, कुंगफोंग, जो भी नाम है, उसको बना क्या दिया? बट इसके ऊपर क्या कंपनीज एक्ट लग गया? नहीं। बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड टू नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। बस। तो एक जगह पावर टू इंक्लूड आया, एक जगह पावर टू एक्सक्लूड आया। समझ में आ रहा है? अब एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया। कंपनी है तो ही क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट। बॉडी कॉर्पोरेट है तो कंपनीज एक्ट कब लगेगा? ओनली व्हेन इट इज notified. There are only 2 bodies that are notified, that is NHAI and FCI. समझ में आ रहा है? समझ में आया एकदम? अब क्लियर हो गया सब चीजें? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।